हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। ठीक है, रक्षाबंधन भी बीत गया, सब बीत गया। फिर इसके बाद क्लासेस चल रही होंगी। कुछ लोग के स्कूल में आपका टेस्ट भी होता होगा, एग्ज़ाम होता होगा, है ना। तो आपने लास्ट में अभी आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना, केमिस्ट्री का। साइंस पोर्शन के में केमिस्ट्री चल रहा है, वो भी चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 3 में मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें धातु के बारे में था। धातु में आपने पहला लेक्चर में आपने देखा था धातु के पूरी एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी कह रहे हैं, धातु के पूरे फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण के बारे में देखा था बच्चा। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखा था कि उनमें हम कुछ एक्टिविटी करके ये पहचान कर रहे थे कि धातु हैं तो इनके भौतिक गुण होने चाहिए। तो हमने उसमें उनकी चमक को देखा था और उनकी कठोरता को देखा था, उनमें से आवाज़ निकलती है ये देखा था, उनका तार बना सकते हैं ये भी देखा था, और उनका चादर बना सकते हैं ये भी देखा था। इतने सारे बहुत सारे एक्टिविटी हमने किया था, है ना। वो आपके एनसीईआरटी में है तो मैंने उसको बता दिया, क्योंकि अब एनसीईआरटी ही चल रही है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अगर में पूछे जाएँ तो एग्ज़ाम टाइम में कभी एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बता सको, समझे ना। चलो, तो आज वाले लेक्चर में बच्चे आपको अधातु के बारे में बताएंगे। अधातु है तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चा, ये बताएंगे। ठीक है, और उनके जो भौतिक गुण होना चाहिए। देखो अभी तो दोनों का भौतिक गुण चला है, इसका भी भौतिक गुण चलेगा भी, यानी कि आपके धातु का भौतिक गुण कंप्लीट हुआ है, अधातु का भौतिक गुण चलेगा। इसके बाद दोनों के रासायनिक गुण की बात करेंगे। उसके बाद उनके जो आगे के हैं उपधातु हैं उनके बारे में बात करना, धातुओं का कैसे हम निकालते हैं, शोधन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, तो चलो आप पहले देख लेते हैं कि अधातु होगा तो उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, समझे ना। जैसे आपने धातु में कुछ अपवाद देखा था, बिल्कुल वैसे ही अधातु में भी कुछ अपवाद मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, जानते ही हो ये संसार है, दुनिया है, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ न कुछ अपवाद के रूप में आप व्यक्ति में भी देख लो, जानवर में भी देख लो, हर जगह मिल जाते हैं। तो धातु अधातु समय मिल जाते हैं, हर जगह अपवाद मिलता है बच्चा। अपवाद का मतलब होता है कि रहे तो वही चीज़ लेकिन वो उसकी क्वालिटी को ना रखे। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि अधातु होते हुए भी अधातु के गुण नहीं रखते हैं, तो वो अपवाद में आते हैं, समझे ना। चलो, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा, देखते चलना। अधातु के बारे में देख लेते हैं, क्या होते हैं अधातु। जैसे आपने धातु में आपने देखा था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ठीक है, त्यागते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, और धन आयन हो जाते हैं, धन आयन रखते हैं, तो उन्हें हम धातु कहते हैं। यहाँ पर आया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जब धातु इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस इलेक्ट्रॉन को अधातु ही लेता है, समझे। जब इलेक्ट्रॉन निकालता है धातु तो वो धनायन हो जाता है, वो धातु धनायन, मैंने कहा था ना, धातु धनायन याद रखना। जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उससे जो जुड़ने जाता है वो अधातु वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो जो लेता है वो जाहिर सी बात है वो कर्जे में होता है, वो ऋणायन में आ जाएगा, वो माइनस चार्ज रख लेगा क्योंकि वो दूसरे का लिया हुआ है तो ऋणायन में आ जाएगा। यानी कि जो ऋणायन रखने वाले जो भी होते हैं तत्व वो अधातु में आते हैं, समझ में आया। चलो देख लो, वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, समझे ना। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, यानी जैसे कि आप देख लो ऋणायन वाले में कौन आएगा, सल्फर 2 चार्ज होता है, ठीक है ना, सल्फर हो गया। ऑक्सीजन 2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन देख लो इसमें 3 चार्ज होता है, हाँ ठीक है ना। फास्फोरस इसी तरह से होता है, कहीं 5 दिखाता है कहीं 3 दिखाता है, तो इस तरह से शो करता है। नाइट्रोजन भी इसी तरह शो करता है। कार्बन भी इस तरह से होता है, इसमें 4 माइनस होता है, कई जगह 4 प्लस की तरह भी एक्टिव करेंगे, वो अलग बात होती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि माइनस चार्ज दिखा रहे हैं, वो कौन से होते हैं आपके परमाणु
या तत्व कौन से होते हैं, अधातु में आते हैं। इतना याद रखना, जितनी भी गैसेज होती हैं ना बच्चा, जितनी गैसेज होती हैं वो सब आपके किस में आती हैं, अधातु में ही आती हैं। समझ में आया। दूसरा एग्जाम यहाँ पर दिया है इसका, वो क्या कहते हैं, परिभाषा, कि जो धातुओं के विपरीत वाला लक्षण रखे, यानी जो धातु के विपरीत, यानी कि धातु जैसा कोई लक्षण उसमें ना मिले, वो सब अधातु होते हैं। जो धातुओं के विपरीत लक्षण रखेगा वो सब के सब अधातु में आते हैं, ये बोला है यहाँ पर। यानी धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ या परमाणु अधातु कहलाते हैं। दो परिभाषा हो सकती है, जो धातु के लक्षण ना रखते हैं, धातु के गुण ना रखते हैं, वो कौन से हो जाते हैं, अधातु हो जाते हैं। या फिर वे पदार्थ या तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऋणायन बना लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। दो परिभाषा है, आपको जो समझ में आएगा वो लिख सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा होगा यही आप कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ये बहुत अच्छा आपका परिभाषा होगा। ठीक है बच्चा, आपको बता दें यहीं पर कि इसमें से कोई भी पॉइंट को काटिएगा, छाटिएगा, कुछ ऐसा रिमूव मत करिएगा। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत आसान परिभाषा है, बहुत आसान इसके भौतिक गुणों को हम समझाने जा रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल में आप इनमें कम कर सकते हो। जो इसमें एग्जाम्पल लेगा ना, उस एग्जाम्पल में आप जितना, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब, ये जो गैसें हैं, कार्बन, ये तो आपको याद रह सकती हैं ना, तो ये आप इनको रख सकते हो। जो याद है उतना एग्जाम्पल लिख लेना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन परिभाषा में और उनके भौतिक गुणों में मत काटिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एकदम टू द पॉइंट वाली चीजें ली हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ नहीं लिया है। समझे ना बच्चा। चलो एग्जाम्पल ले लिया है, मैंने कहा एग्जाम्पल में आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। देखो यहाँ से बच्चों को दिक्कत शुरू हो जाती है। आर्गन भी बच्चे बहुत सारा जानते ही हैं, तो देखो यहाँ से लेकर हीलियम, तो हीलियम तो बच्चे जानते ही होंगे, हीलियम याद कर लेना। ठीक है, नियॉन याद कर लेना। ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगा। आर्गन से छोड़ देना, यहाँ से आपको बिल्कुल याद ही नहीं हो पाएगा। हो सकता है फ्लोरीन याद कर लो, क्लोरीन तो बहुत आसानी से याद कर लोगे, आयोडीन याद कर लोगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ठीक है, जितना भी मैंने टिक मारा है ना बच्चा, वो तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्या क्या है, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम, नियॉन, ये सब आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। बीच का हो सकता है कि ये सब आपको याद ना रहे एग्जाम टाइम में, लेकिन ये सब एग्जाम टाइम में याद रहेंगी। आप इतना बता देना, जितनी भी गैसें होती हैं सब अधातु होती हैं। क्या बोलोगे, जितनी भी गैसें होती हैं सब अधातु में आती हैं। समझे ना, ये चीज होता है। चलो क्लियर हो गया बच्चा इतना। इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है मुझे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अधातु का डायग्राम ले लिया था मैंने। जैसे कि आप अगर में देखो, आपके दिमाग में आएगा जो डायमंड होता है या जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट है, कोयला है, ग्रेफाइट वाला, और ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है ना। देखो इनको, ये बहुत कठोर होते हैं। डायमंड तो कठोर बहुत ज़्यादा होता है, वो 2000 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही उसको मेल्ट करा सकते हो, उसके पहले वो नहीं मेल्ट होगा। तो उसकी मेल्टिंग यानी कि उसका क्वथनांक बहुत हाई हो गया। उसका क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, गलनांक और क्वथनांक उसका बहुत अधिक हो गया, कठोर भी हो गया धातु की तरह। ये क्वथनांक और गलनांक भी बहुत उच्च होना ये धातुओं का ही लक्षण है। ये बहुत कठोर है, ये भी सही है। ये घनत्व भी इसका अधिक है, धातु की ही तरह है। ठीक है ना। और ये क्या था धातु में, और क्या है, ये इसका क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी है। ठीक है ना। इसमें चमक होती है, धातु में भी चमक होती है। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये जो डायमंड है यानी हीरा जो है ये क्या है, एक धातु हो सकता है। कंफ्यूज हो सकते हो ना कभी कभी कि अरे भाई ये तो बहुत कठोर होता है और इसमें चमक भी होती है और इसका घनत्व भी बहुत अधिक होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है, तो ये धातु हो सकता है, इतना दिमाग में आएगा ना। लेकिन बच्चा ये धातु नहीं है, ये अधातु है लेकिन एक अपवाद है। ये अधातु है लेकिन ये अपवाद है, ठीक है। क्यों? अधातु होने के बाद भी ये धातु की क्वालिटी रख रहा है, ठीक है। यानी कि है तो अपने घर का लेकिन लक्षण पड़ोसी के घर का दिख रहा है, तो ये क्या कह दोगे, ये अपवाद में आ जाएगा। बच्चा समझ में आया? यही चीज है, 2 एग्जाम्पल लिया था मैंने। हाँ, यहाँ पर बताए हैं कुछ उपस्थिति के बारे में बताएंगे कि प्रकृति में कैसे मिलते हैं अधातु, ठीक है, इनके बारे में बताया थोड़ा सा। प्रकृति में अनेक प्रकार के अधातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है, पाए जाते हैं। जबकि अन्य कई ऐसे अधातु हैं भी है जो केवल अपनी यौगिक अवस्था में खनिज रूप में मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एकदम फ्री पाए जाते हैं, किसी से नहीं जुड़ना, न कुछ न करना, कुछ करना। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद से ज्वाइंट होकर प्रकृति में मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है, ये खुद से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन मिल के 2 अणु परमाणु दोनों मिल के आपके नाइट्रोजन गैस के एक अणु बना ली, ठीक है। ये 78% बहुत सारा मौजूद है। 21% जो है ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में, O2 है ना। तो ये भी क्या है, खुद से ही अपने में जुड़ गया है, ऐसे मौजूद है, ठीक है। जबकि वहीं पर आप देखो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब ऐसे अधातु हैं जो सिंगल मिलते हैं, ना किसी से जुड़ना, ना खुद से जुड़ना, आराम से इन्वायरमेंट में एकदम प्रकृति में कैसे रहते, सिंगल मौजूद रहते हैं। कौन? ये कौन से वाले होते हैं? ये सिंगल वाले होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, अपने खुद से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, अपने यौगिक बनाते हैं, ये अपने आप से जुड़ते हैं, समझे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो 2 अधातुओं के मिलने से बनते हैं। कुछ ऐसे अधातु यौगिक बनाते हैं जो 2 अधातुओं के मिलने से बनते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मेथेन बना लिया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और N2O बना लिया, NO2 बना लिया, या फिर NO3 बना लिया। तो देख रहे हो दोनों के दोनों इसमें जो 2 आपके दिख रहे हैं ये कैसे वाले हैं, ये दोनों अधातु है लेकिन एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग यौगिक का निर्माण कर ले रहे हैं, समझे ना। तो प्रकृति में कुछ धातु सिंगल मिलेंगे, कुछ धातु खुद से ही जुड़कर ऐसे मिलते हैं, और कुछ धातु अधातु रहेगा, और कुछ अधातु है जो कि 2 अधातुओं से मिलकर कुछ नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसी में आपका जल भी आता है बच्चा, है ना, जल भी आता है इसी में। ये आपका H2O, 2 अलग अलग अधातु है, मिले तो क्या हो गया, आपके जल का निर्माण कर लिए। तो इस तरह से ये प्रकृति में पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा बच्चा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अधातु के भौतिक गुणों का, ठीक है। आप याद रखना, जितने क्वालिटी धातु के पूरे आपके 10 निकल कर आए थे उसी का जस्ट अपोजिट क्वालिटी अधातु का होगा। यानी धातु में आपने क्या क्या देखा, ठीक है, यहीं पर लिखे कहीं, इधर तो जगह नहीं है, इधर वाले में ही आपको हम बता दें। आपने भौतिक गुण में देखो, गुण यही है ना, किसका है, अधातु का है।
अधातु का भौतिक गुण है, देख लेते हैं। कठोरता, आगे सब में नहीं लगे, कठोरता, चमक, और उसके बाद है का चमक था, ध्वनि, ध्वनि, आघात, आघात, वर्धन्यता, वर्धनता। फिर ये आया, इसके बाद आया था तन्यता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, घनत्व कितना हो गया? 4 हो गया, इधर से 4, इधर से 8 हो गया। अभी 1 2 छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कठोरता, चमक, ध्वनि, हाँ, ऊष्मा के कुचालक, विद्युत के कुचालक। ठीक है, 10 हो गए बच्चा आपके। कठोरता में देखेंगे धातु कैसे कठोरता नहीं रखते हैं, चमक नहीं होती है, ध्वनि नहीं होती है, गैसों में कोई ध्वनि नहीं होती है। आघात बनता, आप ही देख लो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन लोगों का आप चादर बना सकते हो गैसों का, गैसों का तो चादर नहीं बनेगा बच्चा, नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। तन्यता, तार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। गलनांक क्या होगा? निम्न होगा, ठीक है, निम्न गलनांक होगा। क्वथनांक क्या होगा? ये भी निम्न होगा, ठीक है, निम्न होगा। घनत्व क्या होगा? निम्न होगा। घनत्व इनका बहुत उच्च नहीं होता है, बहुत, क्योंकि आप देखो कि जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई लोहा ले लो, कोई सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम में कुछ भी है, बहुत टफ होता है, उसके अणु इतने नजदीक होते हैं कि आप उनको प्रेशर करोगे तो दब नहीं पाएंगे, यही होता है ना, घनत्व चेक किया जाता है। जबकि इस अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है ना, तो हम आराम से अपने हाथ पैर को इसलिए मार ले रहे हैं कि क्योंकि इनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, आसानी से हम इनमें होल्ड कर लेते हैं, इसीलिए हम अपना हाथ पैर आराम से चला लेते हैं, ठीक है ना। अब वही आपको लोहे का चद्दर के कमरे में, लोहे के एकदम पूरे बॉक्स में बंद कर दिया जाए, आप अपना हाथ पैर ऐसे मार पाओगे? अगर मैं आपकी फिटिंग का एकदम बना दिया जाए, उसे मैं आपको बंद कर दे, तो आप अपने हाथ पैर को नहीं चला पाओगे, क्योंकि वो लोहा बहुत मजबूत होता है, उसके जो परमाणु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उनके बीच में गैपिंग नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके में आप उनको अच्छे से प्रेशर नहीं कर पाते, उनके आकार को मोड़ नहीं पाते हो, ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कहा था ना 10 होगा, ठीक। फिर इनका घनत्व, तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है ना, इसमें से ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती है, और विद्युत के भी कुचालक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकती है। यानी अधातुओं का एक गुण होता है, उनमें कठोरता नहीं होती है, उनमें चमक नहीं होता, उनमें ध्वनि नहीं होती, उनमें आघात वर्धन्यता का गुण भी नहीं होता, उनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है, उनमें गलनांक वाला गुण भी नहीं होता है, उनमें क्वथनांक का भी गुण नहीं होता, इसमें घनत्व भी ये गलनांक और क्वथनांक दोनों होता है, बहुत निम्न होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनका घनत्व तो भी बहुत निम्न होता है, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चा? ये 10 क्वालिटी जो आपने उसमें देखा था, तो उसमें क्या था, ये सब के सब जस्ट अपोजिट था। यहाँ पर या ये हो गया, यहाँ पर जहाँ पे आपके निम्न होंगे वहां पर धातु में आपके क्या थे, उच्च थे, यहाँ पे जो नहीं होंगे धातु में वहां पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुचालक है वहां पे वो सुचालक हो जा रहा है, यही होता है बच्चा, है ना, ठीक। तो ये आपके अधातु के कुछ भौतिक गुण थे, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसके एग्जाम्पल भी आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है,
क्लियर है ना इतना बच्चा? आपको सभी लोग को दिख रहा होगा। चलो चलते हैं, अब आ जाते हैं जो आपकी बुक की भाषा है वो देख लेते हैं। अधातु के कुछ सामान्य भौतिक गुण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में अधातु सामान्य ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि ये आपके जो धातु थे उनकी अवस्था, एक अवस्था भी 11वां नंबर अवस्था आ जाएगा। धातु में ज्यादातर वो कैसे होते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, आयरन लोहा ही है, और जिंक है, एल्युमिनियम है, स्टील है, ये सब आपके कैसे थे, ये आपके धातु थे, ठीक है ना। और सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। जबकि अधातु क्या है, ये आपके ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं। समझे ना? ज्यादातर गैस होते हैं, कुछ द्रव में आ जाते हैं और बहुत ही कम वाले ठोस में आते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सामान्य स्थितियों में गंधक यानी सल्फर, गंधक का मतलब होता है, ये सल्फर की बात कर रहा है बच्चा, ये सल्फर है, तथा फास्फोरस ठोस अवस्था में रहते हैं। देखो आया ना, आप इनको अलग से एग्जाम्पल में निकाल कर भौतिक, अच्छा एक रंग भी आ जाएगा, एक रंग और भौतिक अवस्था मैंने उधर नहीं बताया था। रंग में मैंने बताया था ना कि रंग में आपके सोना और चांदी का कलर आप देख रहे हो, कॉपर का कलर भी देख रहे हो, एल्युमिनियम का कलर देख रहे हो, लोहे का कलर देख रहे हो, रंग होती है उसमें, कुछ अलग अलग रंग होता है धातुओं का, ठीक है। जबकि आपके यहाँ अधातु में कोई रंग फिक्स नहीं होता है, बहुत कम दिखाता है रंग में। चलिए देखते हैं। तो भौतिक अवस्था में जो आपके ठोस की बात करेगा तो ठोस में कौन आएगा, सल्फर और फास्फोरस आएगा, ठीक। जबकि आपके द्रव की बात करेगा बच्चा ना तो उसमें ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है। और जब वहां पे गैस की बात करता है बच्चा ना तो गैस में तो आपके बहुत सारे आ जाते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं। समझे ना? यानी ठोस अवस्था में कौन मिला, सल्फर और फास्फोरस, ठीक। फिर द्रव अवस्था में ब्रोमीन मिला, और आपके गैस अवस्था में कौन मिला आपको, आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब आपके गैस अवस्था में आते हैं। समझ में आया? ये आप अलग से निकाल कर, उसी में से निकाल कर अलग से नोट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इतना लिखो, अधातु सामान्य ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में उपस्थित रहते हैं, जैसे जैसे करके उसके बाद नीचे यही लिख कर ऐसे लिख दो, इतना आपको लिखने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठोस लिख के डैश करके सल्फर और फास्फोरस, द्रव लिख के ब्रोमीन, और गैस लिख के आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आप डाल सकते हो। समझ में आया? इतना कर लो। फिर रंग की बात कर रहा है, रंग देख लो। अधातु के कुछ रंग, कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जिनका रंग होता है। देखो अधातु अनेक रंगों के होते हैं, जैसे गंधक, गंधक सल्फर को ही कहा है, का रूप रंग जैसा होता है पीला, पीला। फास्फोरस का रंग सफेद होता है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कॉमा। यहाँ पे गंधक सल्फर कैसा होता है, पीला होता है, और जो फास्फोरस यानी कि पी जो है ये होता है सफेद रंग का, और लाल रंग का क्लोरीन गैस होता है, लाल रंग का, ठीक है ना। ठीक है, ये जो आपका सफेद तथा लाल में आपको ये मिल जाता है फास्फोरस। क्लोरीन आपको रंग हरा और पीला में दिखता है, जो ब्रोमीन होता है यहाँ भूरा होना चाहिए था, भूरा तथा लाल में दिखता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हो रंग में, है ना, रंग में एग्जाम्पल लोगे, जैसे आप यहाँ पे ले लो, पहले फास्फोरस को ले लो, कैसा मिलेगा, सफेद भी मिल सकता है और या फिर लाल, इस तरह से लिख लो। क्लोरीन जो है ये हरा मिल सकता है, या फिर हरा या फिर पीला, हरा पीला में होता है, कुछ हरा पीला मिक्सअप में होता है बच्चा, हरा पीला मिक्सअप में होता है, जब हरा और पीला को मिला तो जो रंग निकलेगा वो रंग होता है। सल्फर जो होता है ये पीला रंग का होता है। वहीं पर ब्रोमीन की बात करें बच्चा ना, तो ब्रोमीन आपका भूरा पीला में आ जाए, भूरा और लाल में,
भूरा और लाल जो मिला देते हैं रंग ना, ठीक है, ब्राउनिश रेड जिसको कहते हैं, मूर्छा जो लग जाता है वो कलर आता है ईटे रंग की कलर। ईटा जानते हो ना, ईट जिससे घर बनता है, वो कलर में ब्रोमीन आ जाता है अक्सर। तो रंग में आप इस तरह से, आप यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, रंग हेडिंग कर लेना। फिर अधातु सामान्य रूप से कई कलर वाले मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग अधातु अलग अलग रंग रखते हैं। एग्जाम्पल करके, फास्फोरस सफेद लाल, क्लोरीन आपका हरा पीला, सल्फर आपका पीला, ब्रोमीन आपका भूरा लाल। ऐसे लिख सकते हो, आसानी हो जाएगी, समझे ना। हाँ चलो, क्लियर हो गया। ये वाला अवस्था इसके लिए था, ये वाला एग्जाम्पल रंग के लिए है। क्लियर है बच्चा सबको? क्लियर होगा। चलो अब आपके रूप में आ जाते हैं बच्चा। मतलब आपके दो क्वालिटी हो गई, भौतिक अवस्था और रंग के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं रूप के। अधातुओं का रंग रूप फीका होता है। अधातु का रंग रूप फीका होता है, ठीक है ना। रूप जो होता है अर्थात इनमें चमक नहीं होती है। रूप में हम यहाँ पे हेडिंग कर सकते थे कि चमक, ठीक है ना, चमक, जिसको इंग्लिश में लस्ट्रस भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ग्रेफाइट और आयोडीन। ऐसे धातु अधातु हैं, ग्रेफाइट है और आयोडीन है, और यहाँ पे डायमंड भी हो जाएगा। ऐसे अधातु हैं जो कि चमक रखते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट के साथ साथ डायमंड भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा। ग्रेफाइट, डायमंड और ये जो है आयोडीन ऐसे होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है बच्चा, ठीक है। चलो इसके बाद आघात वर्धनीयता और तन्यता की बात करें तो अधातु में ना तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और ना ही तन्यता, यानी ना ही इनका चादर बना सकते हैं और ना ही इनका तार बना सकते हैं, समझे ना। क्योंकि अधातु से न तो तारें खींची जा सकती है और ना ही इनके चादरों में पीट वही बात है। और अधातु भंगुर हो जाते हैं, जैसे इनको आप तोड़ोगे कुछ करोगे तो ये टूट जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनमें हथौड़ा चला के इनको बनाया नहीं जा सकता, समझे ना। आगे देखते हैं तनन क्षमता। अधातुओं की जो तनन क्षमता बहुत ही निम्न होती है, मतलब कि आप किसी चीज को जो लोहा हुआ है उनको टेम्परेचर देके आप खींचोगे तो थोड़ा उनमें तनन होगा, वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है, अधातु में तनन क्षमता नहीं होती। तनन मतलब तानना मतलब उनको खींचना, खींचकर उनके आकार को बदलना। तभी तो आप जो है क्या कहते हैं, एक लोहे के रॉड से पीट पीट कर हंसिया बना लेते हो, पीट कर आप खुरपा जो होता है वो बनाते हो ना, तो वो उनमें तनन क्षमता होती, फैलने की क्षमता होती है, जबकि अधातु में फैलने की क्षमता नहीं होती है। तनन की जगह आप अगर मैं फैलने की क्षमता समझ रहे हो तो इसको समझ लेना, फैलने की क्षमता। क्लियर हो गया। चलो अब इनमें चालकता वही आएगा उष्मा और विद्युत का, ठीक है। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था सारा, ठीक है। जबकि इसमें आपका ये उष्मा के रोधी होती है। जबकि एग्जाम्पल मिलेगा ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, होगा यहाँ पे अधातु है जो उष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक है, मतलब 6 to 8 तक 9 तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो 6 to 8 में भी बहुत सरकारी बुक ही चलती है ज़्यादातर, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। तो उसमें भी एक्टिविटी आया होगा, क्रियाकलाप, ठीक है, जिसमें कि पेंसिल को दोनों तरफ से छीलकर उनके लीड में वायर को जोड़कर बल्ब लगा दिया जाता है, छोटा सा 0 वाट का एकदम, और लगाकर उसमें बैटरी से जोड़कर लाइट पास कराते हैं। तो इधर बैटरी होता है, इधर बल्ब होता है। जब पास कराते हैं तो जो पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल जानते हो ना, जिसके अंदर वो एकदम उसमें ग्रे स्लेटी कलर का जैसा लंबा सा पाइप जैसा होता है, आप उसी से लिखते हो, पेंसिल समझ रहे होगे। उस पेंसिल का वही जो जिससे आप लिखते हो वो वाला पार्ट, ऊपर का छिलका नहीं, वो वाला पार्ट जिससे आप लिखते हो,
वो जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, वो विद्युत का भी सुचालक होता है, समझे। उसमें जब यहाँ से वायर जोड़कर इधर भी छील दो, इधर का भी वायर जोड़ दो, तो ये अपने आप में अंदर अंदर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और जाके यहाँ से बैटरी से कनेक्टेड है, वहाँ से यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा है और जाके एक बल्ब जो इधर जुड़ा है वो बल्ब जलने लगता है, समझे। इस तरह से होता है। तो जो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये क्लास 8 में एक्टिविटी है, समझे ना। तो बच्चे आपको बता रहे थे हम यहाँ पर कि जो आपके पूरे के पूरे अधातु जितने हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता एक सिरे से दूसरे सिरे। जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है, इनमें प्रवाहित किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अब घनत्व की बात करें, मैंने बता ही दिया था कि इनका घनत्व बहुत ही निम्न होता है। आप अपने आसपास खड़े इधर उधर हाथ पर मार रहे हो हवा में, बहुत सारी गैसें हैं, कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। वहीं लोहे के डब्बे में बंद कर दिया जाए, आपको हाथ पर मारोगे तो मार पाओगे? नहीं मार पाओगे, वही बात है। इसी के कारण मुलायम होते हैं। हीरा एक ऐसा अपवाद है जिसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है और ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक। ध्वनि, अधातु किसी वस्तु के द्वारा बजाए जाने या होकर जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, मतलब जितनी गैसें होती हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये एकदम नॉर्मल है, समझे ना। लेकिन जो आपके अध्वनि में ये है, वहीं पर आपका जो वो है क्या बोलते हैं, डायमंड या हीरा, समझे ना, उनमें ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, समझे, ये चीज है। चलो अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे मिलेंगे। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, ग्रेफाइट को और यहाँ पे डायमंड को भी लेना चाहिए था इसको, यानी हीरा जो है इसको भी लेना चाहिए था। ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर सभी अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। जबकि हीरा को मैंने कहा था कि 2500 से ऊपर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जाकर वो धीरे धीरे गलना शुरू करता है, ठीक है ना। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके वो बॉयल होना शुरू होगा। इसी तरह ग्रेफाइट का है कि 2000 के ऊपर ही टेम्परेचर होगा तभी ये गलना शुरू होगा, ऐसा है। जबकि अधातु सारे के सारे जो भी होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये अपवाद बहुत एक जगह मैंने बहुत अच्छे से ले लिया है, उसको मैं दिखा रही हूं आपको, देखो वहां पे आपको सारे धातु पूरे लक्षण मिल गए थे बच्चा। अब यहां देखो, एक मिनट रुक जाओ, कितने पॉइंट्स आए थे थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका भौतिक, ये आपका रंग, दो चीजें निकल कर आई थी बच्चा, दो हो गया, 2 पॉइंट इधर से। तीसरा पॉइंट आपका रूप आया था, चौथा पॉइंट आघात वन्यता, पांचवा पॉइंट अलग कर लेना तन्यता को। आघात वन्यता में सीधे लिखना, इनका चादर नहीं बनाया जा सकता है, हो गया। पांचवें पॉइंट में तन्यता डाल के हेडिंग करना, इनमें तन्यता के गुण नहीं पाए जा सकते, यानी कि अधातुओं का तार नहीं बना सकते, हो गया। छठवां पॉइंट में आप तनन डाल लेना कि ये तनन की क्षमता नहीं होती, यानी कि इनमें खिंचाव या फैलने का गुण नहीं पाया जाता। छठा पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट। सातवें पॉइंट में आप डालना, सातवां पॉइंट में चालकता में 2 चीजें अलग अलग कर लेना। यहीं पे 7वें पॉइंट में देखो, एक बात बता दूं आपको, बोर्ड में जरूरी नहीं कि आप बहुत ही कम लिखो, सॉलिड लिखो, चलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये इसका फायदा जरूर होता है कि आप चीजों को पॉइंट वाइज लिखो और थोड़ा सा ज्यादा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कम एक ही में लिख देख के हट जाओगे, और कोई बच्चा ऐसा है जो कि उसी को 2-3 पॉइंट में लिखा है तो उसका मार्क्स ज्यादा आपसे हो सकता है। एक अच्छा मार्क्स पाने का ये भी रीजन होता है कि आप हिस्ट्री की तरह उठा के एक ही पैराग्राफ में सब भर दे रहे हो। कोई बच्चा उसको स्मार्टली क्या किया कि अलग अलग पॉइंट में उसको नोट कर दिया है, तो उसका नंबर आपसे ज्यादा होना ही होना है, ये
तय होता है बच्चा। ये बोर्ड की कॉपी, मैंने कहा है ना कि मैं बोर्ड की कॉपी भी चेक कर चुकी हूँ। कब, किस ईयर में मैंने किया था आपको बता दें, 2017 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 9 to 12 बायोलॉजी के लिए, और 2017 से लेके 19 तक मैंने 17, 18, 19, हाँ 3 साल मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की है बच्चा, समझे ना, ये बात है। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से बच्चों की कॉपी आनी चाहिए, किस वजह से बच्चे बहुत अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं। तो आपको अगर 95 प्लस लेना है ना, तो थोड़ी मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आप आसानी से पा जाएंगे, ठीक। तो मैंने कहा 7 पॉइंट में आप एक यहाँ पर 2 चीज़ें अलग करना कि 7वें पॉइंट में लिखना, ये विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु, जबकि कुछ आपके ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, ये कर लेना। और 8वें पॉइंट में उष्मा का कर लेना। ये उष्मा जो अधातु होते हैं, सभी अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि आपके हीरा जो है और आपका ये ग्रेफाइट जो है ये उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, इसलिए ये अपवाद में है, ये दोनों अलग कर लेना। अब 9th वाला पॉइंट घनत्व को डाल देना, सही है, और 10th वाला पॉइंट ध्वनि को डाल देना, ये भी सही है। 11 वाला पॉइंट जो है गलनांक को अलग करना, गलनांक का मतलब होता है गलना और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ठीक है ना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, इसको आप 12th वाले पॉइंट में रख लेना। इस तरह से आप टोटल 12 पॉइंट कवर करोगे, अलग अलग, थोड़ा तो पेज कवर होगा ना, पेज कवरिंग भी बहुत बड़ी बात है बच्चा, जिसको आएगा वही कर पाएगा। अब अलग बात है कि आप उसमें गाना किसी स्टोरी को यहाँ वहाँ करके भर दो, फिर भी उसका कोई जो बहुत रेयर केस में इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रभाव का मतलब है कि कोई देखता नहीं है, ऐसे ऐसे चेक करते हुए निकल जाते हैं, किसी जगह होता होगा। लेकिन अगर मैं टीचर थोड़ा समझदार होगा ना, तो कब आपकी इस तरह की कॉपी को चेक ही नहीं करेगा, वो क्रॉस करके निकल जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप कॉपी भरना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, और इतना क्वालिटी आपको मालूम हो गया है तो आप पॉइंट पूरा 12 पॉइंट आप अच्छे से बना लोगे। इसी तरह 12 पॉइंट धातु में आ जाएगा, इसी तरह 12 पॉइंट अधातु का आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा कुछ बात करनी थी आपको कि अपवाद के बारे में, मैंने कहा था ना, मैंने अपवाद को भी इसमें कवर कर लिया है। तो चलिए अपवाद को देख लेते कि, तो ये मुझे इतने सारे अपवाद मिल गए थे। कठोर अधातु, जबकि धातु में कठोरता नहीं होती है, सॉरी अधातु में, बच्चा धातु नहीं है अधातु है, अधातु में कठोरता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अधातु कठोर है, कौन है, हीरा, यानी कि डायमंड जो है ये क्या है, अधातु है, लेकिन ये कठोरता का गुण रखता है। दूसरा सुचालक अधातु, ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या है, ये उष्मा और विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु कैसे होते हैं, वो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। हो जाएगा। फिर आगे देखो चमकीला अधातु, अधातु चमकीला में एक डायमंड है और एक हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, ग्रेफाइट भी चमकता है बच्चा, ठीक है। पेंसिल की लीड को आप शार्प कर दो तो शाइनिंग आती है, आप उसमें एकदम बढ़िया से उसको ऐसे से रब करके ऐसे करके देखो, ऐसे देखोगे तो चमक आती है, तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट होती है। तो ये अधातु है लेकिन ये चमकीला है, कौन कौन इनमें चमक पाई जा रही है, हीरा और ये कौन है, आयोडीन है और ग्रेफाइट है। क्रियाशील अधातु, क्रियाशील अधातु की बात करें तो आपके जो अधातु होते हैं, जो धातु होते हैं, धातु जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब आया था, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, तो इसलिए उनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। जबकि ये फास्फोरस जो है इसको हम पानी में रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि बाहर के वातावरण के जो गैसेज होती हैं उनसे रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए क्रियाशील अधातु में, जबकि अधातु जल्दी क्रियाशील में नहीं आते। द्रव के रूप में जितने धातु होते हैं वो ज्यादातर या तो ठोस में, बहुत कम ठोस में आते हैं, 1 ही 2 आया था सल्फर और फास्फोरस, बाकी जो अधातु ज्यादातर वो गैस में आते हैं। लेकिन एक अपवाद है कि द्रव के रूप में भी अधातु मिल जाते हैं, तो वो कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है।
और गैसीय अधातु में है, गैसीय अधातु में तो ये बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, ये कोई अपवाद में नहीं है, ज्यादातर अधातु गैस में ही होते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला, हाँ, एक आयोडीन है, फास्फोरस है, इसके बाद सल्फर भी है, ये ठोस अवस्था में मिलता है। यानी जो अधातु मैंने कहा ना कि सामान्यतः ये गैस की अवस्था में मिलते हैं, लेकिन रेयर केस में ये आपके द्रव में भी मिल जाते हैं और ठोस में। द्रव में आपके ब्रोमीन है और ठोस में आपके आयोडीन है, हाँ आयोडीन है और सल्फर है और फास्फोरस है। ये समझ में आया बच्चा? इतना, ये सारा आपके अपवाद थे। अपवाद आपको आई होप सब क्लियर होगा बच्चा, ठीक है, सब क्लियर होगा सबको, और किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप तुरंत, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, है ना। हैव नाइस डे एवरीवन।